हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th के NCERT साइंस में हम लोग जो है कि यहाँ पे अ, आज जो है कि इस वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो है कि थ्योरी और MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि सबसे पहले ये आपके जो है कि प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आपके जो है कि बुक में से जहाँ से जो है कि बनाए गए हैं, वहाँ से जो है कि उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले MCQs को करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर 1 के सबसे पहले थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से थ्योरी आपकी फ्रेंड्स है क्या। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर है। ठीक है, और जहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है कि हाईलाइट किया गया है, और इसी तरह हाईलाइट किया हुआ सभी थ्योरी को हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि इसी वीडियो में नीचे जो है कि MCQs को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिएगा चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड्स चैप्टर आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, और इसमें भी जो है कि रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। और देखिए लोहे का जो है कि तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का जो है कि किण्वन हो जाता है। ठीक है, भोजन को पकाया जाता है, और हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होती है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, और हम जो सांस लेते हैं वो भी जो है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो उन्हीं चीज़ों को जो है कि हम लोग हाईलाइट जो है यहाँ किए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ठीक है, और देखिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं यहीं से जो है कि प्रश्नों को बनाया हूँ। पहले आप जो है कि थ्योरी को करिए, फिर उसके बाद जो है कि MCQs करिएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे पता चलेगा कि जो है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो उसके जो है कि अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में जो है कि परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यह पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रासायनिक समीकरण, देखिए यहाँ से रासायनिक समीकरण जो है कि यहाँ पे रासायनिक समीकरण में जो है कि होता क्या है, तो देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आपका जो है कि दिया गया है यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से जो है कि ये समीकरण आपका जो है कि पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके बाएं साइड है, ये भी प्रश्न बनता है, और बेसिक है। जो बाएं साइड होता है ये क्या होता है, तो ये अभिकारक होते हैं, और ये जो दाहिने साइड होते हैं ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है कि अभिकारक हैं। और यहाँ से देखिएगा इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है कि देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से तीर का जो है कि सिरा उत्पाद की ओर, बिल्कुल तीर का जो सिरा है यहाँ से एक अभिकारक हो जाता है, और प्लस का निशान होता है, और यहाँ से जो हो ये होता है, और ये जो तीर का निशान होता है, और यहाँ पे जो बनता है फ्रेंड्स, इसी यही बोल रहा है कि तीर का जो है कि सिरा उत्पाद की ओर, इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, इधर आपका जो है कि उत्पाद होता है, और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रासायनिक समीकरण लिखना। देखिए फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो है कि दर्शाती है। ठीक है,
तो ये जो है कि है। और यहाँ पे देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही जो है कि विनाश होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में बन चुका है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद जो है कि तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि समीकरण है और यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिएगा उत्पाद में जो है कि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। देखिए Zn में क्या होता है, अभिकारकों में परमाणु की संख्या क्या होता है, एक होता है, इधर भी एक। देखिए हाइड्रोजन में इधर भी दो, इधर भी दो, एस में इधर भी एक, इधर भी एक, ओ में इधर भी चार और इधर भी चार। ठीक है, तो ये बेसिक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बन सकता है, हाँ यहाँ से देखिएगा। देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि हीट एंड ट्रायल विधि किसे बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो विधि होती है उसे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे जो है कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी जो है कि अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के जो है कि निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए यहाँ से ताप एवं दाब को जैसे 340 एटमॉस्फियर है, तो तीर के ऊपर जैसे सूर्य का प्रकाश ये भी ताप है, तो ये भी ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो ये तीर के ऊपर लिखे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम लोग जो है कि यहाँ से स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार शिक्षक भर्ती में बन चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये देखिए बिना बुझा हुआ चूना है और इसको जो है कि जल के साथ जो है कि अभिक्रिया कराया गया है। तो देखिए बुझा हुआ चूना और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे ऊष्मा निकली हुई है। ठीक है, देखिए इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, और देखिए यहाँ से ऐसी अभिक्रियाओं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ से और संयोजन अभिक्रिया के जो उदाहरण पूछा जाएगा, देखिए कोयले का दहन। ठीक है, तो ये जो है कि है कोयले का दहन, जल का निर्माण, ये जो है कि आपका संयोजन अभिक्रिया का जो है कि उदाहरण है। देखिए, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं श्वसन एक क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो श्वसन क्या है, तो सुषमा एक जो है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए गए हैं यहीं से डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में उठा लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वियोजन अपघटन अभिक्रिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो में प्रयोग ब्लैक एंड वाइट का, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ से देखिए अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। और फ्रेंड्स यहीं से मैं नीचे एमसीक्यू जो हम लोग करेंगे यहीं से जो है कि मैं प्रश्न को बनाया हूँ। ठीक है, देखिए और यहाँ से फेरिक ऑक्साइड ठोस है और SO2 और SO4 क्या है, गैस हैं। ठीक है, देखिए गर्म करने पर फेरस सल्फेट, ये देखिए फेरस सल्फेट है का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इससे उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बन सकता है और ये आपकी जो है कि
अभिक्रियाएं भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है और किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, देखिए जब आप ये चीज़ें देख लेते हैं और नीचे का एमसीक्यूज अगर आप देख लेते हैं दोनों एक साथ, तो आपके बिल्कुल फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से बिल्कुल देखिएगा, इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कापर को जो है कि कापर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि विस्थापित कर दिया है। ठीक है, और ये क्या है, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और ये जो क्या होते हैं, Fe, ये क्या है, अधिक क्रियाशील हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उनके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से बिल्कुल, देखिए यहाँ से वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ऊपर है। और यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे जो है कि यह जो है कि उपचयन है। ठीक है, देखिए प्रश्न यहाँ से दो प्रकार का बनता है, उपचयन और अपचयन। ठीक है, इसी में आप जो है कि कंफ्यूज होते हैं। देखिए इन दोनों को आप जो है कि देखिएगा ऊपर, ये इन दोनों को देख लीजिए। देखिए यहाँ से, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि, देखिए एरो को आप समझिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसका क्या होगा, उपचयन होगा। ठीक है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अपचयन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो आप जो है कि लिख सकते हैं और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और ये आगे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं जो है कि पेन से कुछ आपकी सुविधा के लिए, देखिए उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिएगा, क्या आप अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखा है। ठीक है, तो देखिए ये संक्षारण में देखिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर जो है कि काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, तो देखिए जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का जो है कि चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। देखेंगे, देखिए जब लोहे में जंग लगती है या लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसमें भूरे कलर का देखे होंगे वो होता है। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि लोहा संक्षारित हो रहा है। ठीक है, और चांदी के जैसे आपने आभूषण देखे होंगे, जो है कि बर्तन देखे होंगे चांदी के, तो वो क्या होते हैं, वो कैसे संक्षारित होते हैं, वो काले हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको साफ किया जाता है। और ये जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है, तब उनको माना जाता है कि वो संक्षारित हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा, विकृत गंधिता। देखिए फ्रेंड्स, विकृत गंधिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और फ्रेंड्स ये क्लास 10th की NCERT साइंस जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ये रेलवे के एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और बिहार शिक्षक भर्ती में तो यहाँ से सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे, जैसे कि प्रूफ में आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, देखिए विकृत गंधिता, देखिए फ्रेंड्स तेल, वसा, नमकीन, चिप्स, ये इनके उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण, देखिए चिप्स बनाने वाले जो है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उनमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय
गैसें युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है और यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा और यहाँ से आपका जो है कि MCQs हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक आप अगर बने हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आपने ऊपर फैक्ट देखा है तो यहाँ से जब आप MCQs करेंगे तो बिल्कुल आपके फैक्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, बिल्कुल जहाँ से मैं हाईलाइट किया हुआ था वहीं से प्रश्न को बनाया गया। देखिए, निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स आपने ऊपर पढ़ा था रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और उसकी अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इससे हम निर्धारित कर सकते हैं कि जो है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसमें प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा यहाँ से शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की जो है कि क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ये आपके जो है कि TRE 1 में PRT में और ये प्रश्न आपका TRE 3 में 6 to 8 में जो है कि पूछा गया है। और बिल्कुल यहीं से अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 24 नंबर का राइट आंसर क्या है। 24 का जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से देखिएगा 143 नंबर का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम फ्रेंड्स आपका जो है कि ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, बूझा हुआ चूना। तो कितना बेसिक प्रश्न आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए जो है कि बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको दो प्रश्न और दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके TRE 3 में TGT में प्रश्न पूछे गए हैं और ये अभिक्रिया आपने ऊपर देखी होगी। ठीक है, तो देखिएगा 91 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ये क्या है, दोहरा विस्थापन है या द्विविस्थापन है। अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था द्विविस्थापन। ठीक है, और ये देखिए 92 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन प्रतिक्रिया है। बिल्कुल अभी आपने ऊपर पढ़ा था और इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ये आपका जो है कि संयोजन अभिक्रिया है या संयोजन प्रतिक्रिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपके एग्ज़ाम में और प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 146 का ये आपके जो है कि TRE 3 में और जो है कि पूछे गए हैं और PRT में। ये देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। देखिए कोयले का जलना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से और भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। देखिए BPSC स्कूल टीचर में पूछे गए हैं और 11-12 के एग्ज़ाम में 15/12/2023 में। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिएगा अपचयन। ठीक है, तो ये अपचयन है और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। और यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न और भी आपके एग्जाम में बने हैं। देखिएगा ये आपका जो है कि हेड टीचर में, हेड मास्टर में पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती में। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए अपचयन। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी पानी में चीनी का घुलना। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। देखिएगा 38वीं BPSC प्री 1992 में। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल बना है और यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अब हम लोग अपनी जो है कि प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अपनी प्रैक्टिस को यहाँ से प्रैक्टिस में आपके क्या दिया गया है और यहाँ से प्रैक्टिस, हाँ पहला प्रश्न आपका जो है कि हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग फ्रेंड्स अपने दूसरे प्रश्न पे। मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह जो श्वेत चूर्ण होता है यह किसका बना होता है, तो आपने ऊपर फ्रेंड्स जो है कि पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है कि चूर्ण वो बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से
तीसरा प्रश्न देखते हैं, अभिकारक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो और देखिए जो नए पदार्थ का निर्माण करे, ये क्या है, तो ये आपके रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर बताया था अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इधर जो बनता है फ्रेंड्स, ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके जो है कि उत्पाद होते हैं। ठीक है, आपके जो है कि दाहिने हाथ की तरफ उत्पाद होंगे और बाएं हाथ की तरफ क्या होंगे, अभिकारक होंगे। तो यही प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है कि अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है। तो अभिकारक को फ्रेंड्स बाईं ओर लिखा जाता है और ये है आपका बाईं ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और देखिए तीर का सिरा उत्पाद की ओर दर्शाता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से देखिएगा उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर जो है कि दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये आपने जो है कि ऊपर पढ़ लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग फ्रेंड्स उत्पाद बोलते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से बिल्कुल देखिए मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो एक निर्माण होता है, उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, इसे उत्पाद बोलते हैं, और ये जो है कि क्या है, आपके अभिकारक हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ जो है कि होता है, तो उत्पादों की तरफ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीर का जो सिरा होता है, देखिए ये आपका जो है कि क्या है, अभिकारक हो गया, और ये जो तीर का सिरा होता है इधर जो बनते हैं, ये उत्पाद होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ, जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा। तो देखिए दोनों तरफ समान है, तो ये जो है कि बेसिक है कि संतुलित समीकरण आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से बढ़ते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों को कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों की कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना है और बनेगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल रासायनिक समीकरण देके भी प्रश्न बन सकता है। देखिएगा क्या है, 2Mg प्लस O2, और देखिए यहाँ पे तीर देखिए क्या दिया है, 2MgO। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिट एंड ट्रायल विधि। अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो संतुलित को और समीकरण कर जो संतुलित करने की विधि होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल फ्रेंड्स आपने ये चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, क्योंकि छोटी संख्या पूर्णांक के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि तीर के ऊपर इधर क्या होता है, इधर जो है कि ताप को दाब को, ठीक है, इनको जो है कि उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि आपके तीर के निशान के ऊपर देखिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ से देखिए कभी कभी अभिक्रिया की
परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर, निशान के ऊपर या जो है कि नीचे दर्शाया जाता है। तो ये तीर हो गया, और इधर आपको जो है कि या तो ऊपर दर्शा सकते हैं या तो नीचे दर्शा, जैसे ये आपको दिख रहा है 340 एटमॉस्फेयर, सूर्य का प्रकाश जो कि ताप है, तो इसको ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए तीर के हमेशा ऊपर या नीचे हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो 11 का जो कि राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। आपने ऊपर बिल्कुल पढ़ा था। अब देखिएगा आगे, यहाँ से देखेंगे, देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है कि उत्पन्न करता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जो है कि देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और देखिएगा जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो बिल्कुल यहीं से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब देखिएगा यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से बिल्कुल अपने जो है कि यहाँ से अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। और ये देखिएगा फेरिक ऑक्साइड इसमें ठोस है, और SO2 और SO2 और SO3 ये क्या है? ये गैसें हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे देखिए, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऊर्जा फ्रेंड्स देखिएगा ये जो है कि हमें साफ तौर पे भोजन से ही मिलती है, और वो भोजन हमें कहीं से भी मिले लेकिन भोजन से हमें जो है कि मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम लोग किसे बोलेंगे? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया फ्रेंड्स बिल्कुल अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगी उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसके नाम में ही परिभाषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा, देखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलय होता है, उस अविलय पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो उस अविलय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दें तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दें तो उसे हम लोग फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए इस अभिक्रिया में लोहे, आयरन ने एक दूसरे तत्व कापर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन
बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वो होगा आपका अपचयन। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से फैक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। ठीक है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि अपचयन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आपके जो है कि सभी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, तो ये आपका जो है कि बुक में दिया गया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 19 नंबर का प्रश्न, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ का जो है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होगा, तो ये आप जो है कि जान रहे हैं कि यहाँ से फ्रेंड्स जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वहाँ पे अपचयन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है, तो बिल्कुल वही सेम प्रश्न बिल्कुल विपरीत है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होगा। तो उपचयन देखिए फ्रेंड्स कब होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो जो है कि इसमें क्या होगा, ये उपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर जो है कि फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होता है। और अब हम लोग जो है कि चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में से देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखिए, TRE 3 जो री एग्जाम हुआ था PRT में, TRE 1 में इनसे पूछा जाता है। देखिए, अम्ल, क्षारक एवं लवण ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, तो सिरका बदल देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में फ्रेंड्स पाया जाता है यहाँ पर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में फ्रेंड्स पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अब देखिएगा यहाँ से आपके जो है कि 2 प्रश्न 3 प्रश्न और दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में फ्रेंड्स आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि इसी चैप्टर से है। 134 नंबर का N2CO3 इंटू 10H2O को कहा जाता है, तो इसको जो है कि कहा जाता है फ्रेंड्स धोने का सोडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि इसी चैप्टर से पूछा गया था। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है, क्योंकि यह लवण क्या है, तो यह लवण फ्रेंड्स आपका है कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार। ठीक है, तो कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार, देखिए किसमें है, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार, कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल देखिएगा, देखिए यहाँ से अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। ठीक है, तो अम्ल आप जो है कि टिक करिएगा। और क्षार क्या होता है, देखिए जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। ठीक है, और लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, अम्ल क्या करते हैं, तो अम्ल जो है कि फ्रेंड्स आपके H+ आयन देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, तो OH- आयन देते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाइलफेथिलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, लिटमस विलियम बैंगनी रंग का रंजक होता है जो
थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधों से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बन सकता है। और यहाँ पे कुछ आपके उदाहरण हैं जो कि देखिए HCl, H2SO4, CH3, COOH, सिट्रिक अम्ल, ये क्या है फ्रेंड्स, ये सभी आपके अम्ल के उदाहरण हैं और ये सभी आपके जो है कि क्षार के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से धातु और अम्ल और धातु का जो है कि अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में और कहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखिएगा यहाँ से चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस अम्ल की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है और जल बना है। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा अम्ल एवं क्षार का जब जो है कि अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण, देखिए अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग किसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्षार एवं अम्ल, देखिए क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड को क्षारकी ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा अम्ल स्थिति में बल्ब जलने लगता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, परंतु आपने यह देखा कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अम्ल विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण इनका जो है कि गुणधर्म अम्लीय होता है। ठीक है, और क्षारी क्या करते हैं तो OH- आयन प्रदान करते हैं, इसीलिए जो है कि इनकी प्रकृति कैसी होती है तो क्षार की होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से सभी क्षारक जल में जो है कि घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है। कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है कि देखे होंगे जब आप जो है कि रिन या कोई और साबुन जब यूज करते हैं कपड़े धोने वाली, तो अधिक देर तक अगर आप साबुन जो है कि अगर कपड़े धो लेते हैं तो आपके देखे होंगे हाथ जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि कटने लगता है, तो वही है। ठीक है, तो वो आपके जो है कि क्षारकी होते हैं। और देखिए सभी अम्ल H+ आयन तथा सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अम्ल जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, और देखिए जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो तनुकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे pH स्केल बोलते हैं। pH में P सूचक है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक है, तो pH स्केल के जो है कि यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। और देखिएगा यहाँ से देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। ठीक है, देखिए किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है, तो उदासीन का 7 हो गया। देखिए स्केल में किसी विलयन 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। ठीक है, तो 7 से जो है कि कम होगा तो वो क्या होगा, तो अम्लीय होगा। तो 7 से कम यानी कि तीर नीचे है तो 7 से कम। ठीक है, यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह क्या होगा, विलयन OH यानी कि क्षार होगा। ठीक है, तो 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्या होगा, क्षारी होगा। ठीक है, अर्थात क्षार की शक्ति का होगा। देखिए ये जो है कि आपका होगा। ठीक है, देखिए उदासीन होगा तो 7 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब 7 से प्लस होगा तो ये क्षारी होगा और 7 से कम होगा तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो 7 विलयन का जो है कि 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दैनिक जीवन में pH का महत्व। देखिए फ्रेंड्स, हमारे शरीर
7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, देखिएगा। शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बनता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि शुक्र ग्रह का जो है कि वायुमंडल किससे बना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बनता है। ठीक है, और देखिएगा, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यानी कि फ्रेंड्स देखे होंगे, जब मिट्टी आपकी उपजाऊ नहीं होती है तो सबसे पहले मिट्टी की जांच होती है। सुने होंगे आप मिट्टी की जांच करना, तो मिट्टी की जांच में होता क्या है, सबसे पहले उस मिट्टी का पीएच मान पता किया जाता है और उसकी आवश्यकता अनुसार उसके पीएच मान को बदला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। देखिए फ्रेंड्स, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, और देखिए, अपच की स्थिति में उदर अत्यंत मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, ये प्रश्न बनता है कि जब आपको अपच हो जाता है, ठीक है, तो किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड नामक जो है कि औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मुंह के पीएच मान। देखिए, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखे होंगे कितने लोगों के दांत जो है कि झड़ जाते हैं और छोटे उम्र में ही, कम उम्र में ही, तो उनका कारण क्या है, तो उनके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया है। इसी कारण जो है कि उनके दांत झड़ने लगते हैं। ठीक है, देखिए, मुंह की सफाई के लिए क्षारकी दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, और देखिए, यहाँ से फ्रेंड्स, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से हमें आराम मिलता है। ठीक है, और देखिएगा, डंक वाले मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जो है कि दर्द होता है। ठीक है, तो प्रश्न बनता है। और फार्मिक अम्ल, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो है कि फार्मिक अम्ल और मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, देखिएगा, यहाँ से प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के जो है कि पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तथा ये उदासीन होते हैं। देखिए, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं, और प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का जो है कि पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकी होते हैं। तो यही प्रश्न ऊपर आपके पूछा गया था। और देखिए, यहाँ से साधारण नमक से रसायन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें साधारण नमक से जो है कि रसायन, और इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है आपके महात्मा गांधी जी की दांडी जो यात्रा हुई थी नमक के को जो है कि लेकर। तो यहाँ पे देखिएगा, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, तो हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रतीक था। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, साधारण नमक रसायनों का जो है कि कच्चा पदार्थ। देखिए, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। ठीक है, और देखिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ऊपर पूछा गया था, जो आपने सबसे पहले ही देखा था। और ये यहाँ से देखिएगा, क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से देखिएगा, व्यंजक चूर्ण, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था। सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए, व्यंजक चूर्ण CaOCl2। ठीक है, तो यही आपका जो है कि ऊपर प्रश्न बनाया गया था, और यही बिल्कुल अभिक्रिया ही जो है कि डायरेक्टली उठा के आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और व्यंजक चूर्ण का उपयोग। अब व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में,
साफ कपड़ों के लिए, विरंजक के लिए। और देखिए कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में किया जाता है विरंजक चूर्ण का उपयोग, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग जो है कि कहाँ कहाँ होता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है कि बेकिंग सोडा का मतलब फ्रेंड्स ये खाने वाला सोडा होता है। देखिए आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए बेकिंग सोडा, और यहाँ से देखिएगा धोने वाला सोडा। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपको मैं ऊपर दिखाया था, बिल्कुल यही फार्मूला ही पूछ लिया था। तो धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए धोने के सोडे का जो है कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए जिप्सम इसको बोलते हैं। देखिए जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम जो है कि सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीटाइट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कि फार्मूला है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, और देखिए इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि सफ़ेद चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। देखिए जल मिलने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये आपका जिप्सम बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान तथा सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से अब आपका जो है कि MCQ स्टार्ट होता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका pH मान कितना होगा, तो इसका pH मान जो है कि 10 होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, और जो है कि नीला कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो HCl बोलते हैं। ठीक है, और ये अभिक्रिया आप जो है कि ऊपर ही देख चुके हैं। और यहाँ से एक और प्रश्न है। देखिए अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो वो औषधि एंटासिड है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और बिल्कुल MCQs हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या है, अम्लीय वर्षा कब होती है। ठीक है, तो अम्लीय देखिए वर्षा तो होती है, लेकिन उसको हम लोग कैसे पता करते हैं कि यह वर्षा अम्लीय हो रही है। ठीक है, तो वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम होगा तो वो वर्षा क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व। देखिए फ्रेंड्स हमारा शरीर 7.7 से 7.8 pH पराज के बीच कार्य करता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा मानी जाती है या अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के कैसे बादलों से बना है, तो ये जो है कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था, मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपका जो है कि दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ से देखिएगा यहाँ से अम्लीय हो जाता है और यहाँ से नीचे आप जो है कि देखने का प्रयास करिएगा। तो देखिए ये आपके बुक में भी दिया गया है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जो आपके बुक्स में दी गई हैं बढ़िया तरीके से चार्ट बनाकर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से तीसरा प्रश्न क्या है, मुंह में pH का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ
हो जाता है। ठीक है, तो 5.5 से कम होने पे जो है कि मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल आपने जो है कि ऊपर पढ़ चुका है। और यहाँ से देखिए अपच की स्थिति में उदर क्या उत्पन्न करता है और उदर में किसका अनुभव होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि बिल्कुल बेसिक है। और अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है हमारा उदर, जिसके कारण जो है कि दर्द का अनुभव होता है और जलन का भी अनुभव होता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होगा हमारे उदर में और दर्द का अनुभव होगा, जलन का अनुभव होगा, तो ये अपच माना जाता है। और अपच की उपस्थिति में फ्रेंड्स किस औषधि का निर्माण किया जाता है, तो एंटासिड नामक जो है कि औषधि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न, देखिएगा यहाँ से बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड नामक जो है कि जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दांतों का क्षय कैसे प्रारंभ होगा, तो हमारे जो है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पे यह संक्षारित हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेटल क्या है, तो फ्रेंड्स देखिएगा नेटल जो है कि एक क्या है, तो नेटल जो है कि एक आपका एक सकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। नेटल के डंक वाले बाल होते हैं और ये जो है कि इंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ, और देखिएगा यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है, बिल्कुल इसी के जो है कि नीचे। देखिए फ्रेंड्स नेटल क्या है, देखिए नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो 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 है कि क्या करते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। ठीक है, इसका इलाज जो है कि इसके इलाज वाले स्थान पर डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि फ्रेंड्स हमारा उदर उत्पन्न करता है। यह हमारे उदर में होता है और इसी कारण हमें जो है कि पाचन क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपना जो है कि अगला प्रश्न। उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होगा तो उसका विलयन क्या होगा। तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको ऊपर बताया था कि 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा और केवल 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए क्षार की तीनों चीज़ें यहीं पे आपको मिल जाती हैं। 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, और जो है कि देखिएगा 7 होगा तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। और देखिए यहाँ से 7 से कम होगा तो यह अम्लीय होगा और 7 से 14 के बीच में होगा तो 7 से ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने। देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे है और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं अपना। देखिए यहाँ से देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, और पीएच देखिए पी का जो है कि पी का मतलब शक्ति होता है। ठीक है, और एक जर्मन शब्द है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड व अधात्विक ऑक्साइड फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके क्षारकीय और अम्लीय दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से बिल्कुल देखिए किसी अभिक्रिया में देखिए क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के साथ साथ जो है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी
बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अब यहाँ से अपना 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जल में अम्ल का विलयन कौन करता है? तो जल में जो है कि अम्ल का विलयन जो है कि फ्रेंड्स ये कौन करता है? तो ये हमारा जो है कि विद्युत चालन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। और यहाँ से देखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में जो है कि H+ धनायन, ऋणायन जैसे HCl, Cl, ये जो है कि HNO3 में NO3 माइनस CH3COOH, और यहाँ पे देखिएगा माइनस में जो है कि होते हैं। ये देखिए, चूँकि ये अम्ल में उपस्थित H+ आयन है, इसे ज्ञात होता है। देखिए, अम्ल विलयन में H+ आयन, और इसी कारण जो है कि इसका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो साफ तौर पे आप याद रखिएगा, अम्ल में जो है कि H+ आयन उत्पन्न होता है, और जो है कि क्षार में OH- आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ किस अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है? तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अभिक्रिया और ज्वलन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका जो है कि दिया भी गया है। देखिए, यहाँ से दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन का हाइड्रोजन गैस की जांच। ठीक है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, किसकी उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, यहाँ से जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया है, आप याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम लोग तनुकरण प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए, यहाँ से देखिए, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से प्रश्न आपका बना था। अब देखिएगा, यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होना, ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का जो है कि प्रतीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, यहाँ से देखिए, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसी अभिक्रिया करते हैं? तो देखिएगा, यहाँ से अम्ल एवं क्षारक का जो है कि अभिक्रिया होगा तो लवण तथा जल बनेगा, और इसे ही हम लोग जो है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, 15 नंबर का प्रश्न। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग फ्रेंड्स गंध अम्लीय सूचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। देखिए, रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें हम लोग गंधीय सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ से अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फ्रेंड्स लवण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए, अम्लों में हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग लवण बोलते हैं। ये धातु अम्ल एवं धातु, देखिए, लवण एवं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किस कारण होता है? तो भोजन का जो है कि स्वाद फ्रेंड्स खट्टा एवं कड़वा है,
तो आपको यह जाना चाहिए कि देखिए अम्ल का स्वाद खट्टा एवं कड़वा, ठीक है। तो अम्ल के कारण और क्षार के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ए और बी दोनों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा जैसे ही चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसे कर देते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसे कर देते हैं? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन शॉट जो है कि लगा हुआ है। देखिए यहाँ से देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया था। और यहाँ से अपने जो है कि इस लास्ट प्रश्न को इस चैप्टर का देख लेते हैं। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस फ्रेंड्स आपका जो है कि एक प्राकृतिक सूचक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, धातु एवं अधातु, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये भी चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है और बिल्कुल फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से इस चैप्टर में देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो है कि कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्क्रीन पे आपको जो है कि 2 प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे इस चैप्टर से TRE 3 में और TRE 1 में। ये जो है कि पूछे गए हैं प्रश्न। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का लौह स्तंभ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे 29 नंबर का, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों? तो ये इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर से ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अब इन दो जो है कि सबसे पहले इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए इस चैप्टर में आपका जो है कि दिया गया, देखिए धातु एवं अधातु चैप्टर आपका यही है। दिल्ली स्थित लौह स्तंभ, बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ लिया था कि लौह स्तंभ कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से एक और प्रश्न, और यहाँ से देखिए जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे देखिएगा खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो एग्जैक्ट यही उठाकर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं इस चैप्टर को भी हम लोग। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा धातुएं कैसी होती हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो धातुएं होती हैं ये फ्रेंड्स आपकी कठोर होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से धातुएं कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए धातुएं फ्रेंड्स आपकी आयरन भी है, कापर भी है और एल्युमिनियम भी, ये सभी आपकी जो है कि धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए धातु, देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि ऊपर MCQज जब आप किए थे तो देखिए यहाँ से देखिए धातुओं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और बिल्कुल देखिए शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है, धातु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? तो इसे फ्रेंड्स बोलते हैं धात्विक चमक। अभी आपने ऊपर देखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न, देखिए यहाँ से शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो शुद्ध रूप में धातु की जो है कि सतह फ्रेंड्स आपकी
चमकदार होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ से और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए धातुओं के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, तो इसे हम लोग फ्रेंड्स तन्यता बोलते हैं। ठीक है, तन्यता बोलते हैं जिसमें पतली चादर को जो है कि पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को जो है कि क्या कहते हैं, तो धातु को फ्रेंड्स देखिए इसको तन्यता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए देखिए 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, तो 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इसमें इतना तन्यता होती है, ठीक है, प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा सबसे अधिक तन्यता किस धातु में होती है, तो सबसे अधिक तन्यता फ्रेंड्स जो है कि सोना में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ये आप ऊपर ही देख चुके हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिएगा धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं ध्वनिक। ठीक है, या सोनोरस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, देखिए ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं। ठीक है, तो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक जो है कि आपके सिल्वर और कापर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या फ्रेंड्स क्या है, तो कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, तो देखिए यहाँ से अधातुओं के उदाहरण कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स अधातुओं के उदाहरण आपके कार्बन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ से सिल्वर तथा कापर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा जब धातुएं किसी कठोर से टकराती हैं तो कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पे आवाज़ उत्पन्न करती हैं उसे हम लोग ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा अधातु, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस या फिर गैसें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जिसका गलनांक या क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो वो है फ्रेंड्स आपका हीरा। हीरा जो है कि आपका जो है कि एक सबसे कठोर जो है कि यहाँ पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कौन सी धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिएगा गैलियम और सीजियम, इनका जो है कि गलनांक बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गैलियम और सीजियम यहाँ पे देखिएगा कौन सी क्षारीय धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से कट जाती हैं। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फ्रेंड्स ऐसी धातुएं क्षारीय धातु हैं जो चाकू से भी आसानी से कट जाती हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक है वह किस धातु का अपरूप है, तो यह फ्रेंड्स कार्बन धातु का जो है कि एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आपके बुक्स में क्या दिया गया, देखिए मरकरी को छोड़कर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से
मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे धातुओं का गलनांक कितना होता है, तो धातुओं का गलनांक अधिक होता है। देखिए गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, ठीक है। इनके घनत्व या गलनांक बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया ये एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से एनोडीकरण, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है बढ़िया से ग्राफ बना के। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायुमंडल के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आपका जो है कि अगला प्रश्न, शीतल जल तथा गर्म जल के साथ कौन सी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर क्या है, एल्यूमिनियम आयरन और जिंक। ये ऐसी जो है कि धातुएं हैं फ्रेंड्स जो शीतल जल तथा गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से जैसे ही आप अपने बुक को खोलेंगे तो देखिए यहाँ से बिल्कुल दिया गया है। देखिए मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से एल्यूमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं, ठीक है। देखिए लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी? 10th के NCERT साइंस में हम लोग फ्रेंड्स साइंस में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर जो है कि 2 और 3 के MCQs और फैक्ट को हम लोग क्या किए हैं, एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और जो है कि फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।